हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, रेलवे के एग्जाम को देखते हुए हमने जीके और जीएस का एक बहुत ही छोटा सीरीज के रूप में स्टार्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें रेलवे में जितने सारे एग्जाम हुए हैं जीके और जीएस के क्वेश्चन बैंक का टोटल क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से करवाया जाएगा। तो टीसीएस के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में, उस क्वेश्चन बैंक से आपको यानी 2018 से 2022 के बीच रेलवे के जितने सारे एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम का क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलेगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बैंक है तो आपको हम बता दें कि प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मिणी के द्वारा निकाला गया है और इसमें आपको 3200 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जीके यानी साइंस का। तो सबसे पहले हम साइंस को खत्म करेंगे क्वेश्चन बैंक के माध्यम से, उसके बाद फिर आपका जीके आएगा। तो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस सेट का जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत बड़ा काम का होगा एग्जाम के लिए। ठीक है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर याद करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? तो जैसा पता होना चाहिए कि अगर जिप्सम को हम 393 केल्विन के ताप पर गर्म करते हैं जिप्सम को, तब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू होता है हाफ H2O। अगर जिप्सम का पूछा जाएगा तो जिप्सम का हो जाता है CaSO4 इंटू में 2H2O हो जाता है इसका फॉर्मूला। आप ऑप्शन में देखेंगे तो बेकिंग सोडा दिया है, तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, यानी कि इसका याद रखिएगा NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का हो जाता है। वहीं पर अगर बात करेंगे कि धोवन सोडा, तो इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है 10H2O। ठीक है, याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कहा निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? अब देखिए आपको इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा इस पर विचार करना होगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 जो है वो दोनों यहां पर सही होगा, यानी कि पर्दे पर वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त किया जा सकता है और पर्दे पर वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब भी प्राप्त किया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है आपको ऑप्शन डी, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग इसमें किया जाता है। देखिए इसमें आपका जो है याद रखना है कि फोटोग्राफी में जो उपयोग किया जाता है वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है?
अब इसमें आपको सही कथन चुनना है, सही कौन है। तो बिल्कुल राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन सी इसका होगा। एक और दो दोनों यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। पहला है कि इसका उपयोग मृदु लोहा के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, और दूसरा है यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए यहां पर आता है कि वायरस का नाम पूछा जाता है, तो होता है रेट्रोवायरस, एक होता है जो इसे प्रभावित करने का काम करता है, रेट्रोवायरस। और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, याद रखना है, एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व क्या है। देखिए इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था उसमें हाइड्रोजन उसका क्या था, फर्स्ट तत्व था, और थोरियम उसका क्या था, सेकेंड तत्व था। ठीक है, थोरियम उसका सेकेंड तत्व था, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। तो पर्यावरण को जो स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं, याद रखना है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, जीवाणु एवं कवक। क्योंकि जानते हैं कि कुछ जीवाणु जो होता है वो हमारे लिए फायदेमंद होता है और कुछ जीवाणु हानिकारक भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या दिया है। देखिए तरह गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में सही कथन चुनना है, कौन सा होगा। हाँ बिल्कुल राइट, यहां पर जो होगा ऑप्शन डी, 1 और 3 दोनों यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी यहां पर कह रहा है यह दर्पण पर अभिलंब होता है, और उसके बाद 3 में है कि मुख्य अक्ष हमेशा, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पे ही स्थित होता है। बिल्कुल राइट है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। अब देखिएगा कह रहा है कि कोशिकाओं, ध्यान से देखिए, कोशिकाओं की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। तो 9 नंबर प्रश्न का याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन ए सही होगा। औषधि और विषों का निराविषीकरण में SER का प्रयोग किया जाता है। अब SER क्या है, तो याद रखना है SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विभक्त वलय। तो विभक्त वलय जो होता है वो धारा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, पलट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, बल्ब के फिलामेंट से प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो पतला और लंबा बनाया जाता है इसलिए, तो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए याद रखना है, उच्च प्रतिरोध। तो बल्ब के फिलामेंट का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब परमाणु क्रमांक डैश डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल, इसलिए लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या। देखिए ये सभी जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और साइंस का ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है अब रेलवे के एग्जाम में। तो आप लोग भी अपने जो है नॉलेज को डेवलप करेंगे। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन सी होगा। यहां पर आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिए, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से कई क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो याद रखना है प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है और तरंगदैर्घ्य ये दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। जैसे जिसका प्रकीर्णन जितना अधिक होगा, प्रकीर्णन जितना अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य उसका उतना ही कम होगा। जैसे अगर रेड कलर की बात करें तो रेड कलर में क्या होता है कि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन प्रकीर्णन इसका उल्टा उतना ही क्या होगा, कम होगा। उसके बाद और याद रख सकते हैं प्रकीर्णन के लिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल दिखाई पड़ता है रंग, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है। और होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, यह भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इन सभी घटनाओं को अगर याद रखेंगे तो एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, वहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। श्वसन तंत्र के भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, उपास्थि के छल्ले, है ना, तो उपास्थि के छल्ले यहां पर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए यहां पर एक आकृति दिया गया है, इस आकृति से आप लोगों को देखना है और ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का सही से आंसर करेंगे। तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का जो बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है, ऑप्शन सी, है ना। तो बायो के प्रश्न में अब जो है वो आकृति से भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को एक एक डायग्राम को भी याद करना है कहां पर क्या स्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता जो होती है वो ऑप्शन ए सही होगा, पाइरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूपांतरण में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। देखिए ओम्स लॉ पढ़े होंगे, तो ओम्स लॉ में होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। तो 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यहां पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर प्रश्न देखिए दिया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है। तो जब भूमि में रिसकर प्रवेश करेगा तो उसे अंतःस्यंदन कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है और दूसरा फ्यूज को विद्युतमय से जोड़ा जाता है। ये दोनों कथन सही है यहां पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद कौन कौन होते हैं। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद कौन कौन सा होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, याद रखना है हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 है, 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के सदस्य के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है यहां पर 14 का अंतर पाया जाता है 2 सजातीय श्रेणी के बीच। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। देखिए यह प्रश्न जो है आपका पूछा गया प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न का ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, 2 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23।
देखिए ये सब प्रश्न तो बिल्कुल हर एग्जाम में रेलवे का पूछा ही जाता है। ठीक है, आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दिया जाता है और उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो 23 में है, निम्नलिखित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुभाग लेते हैं। बिल्कुल राइट, याद रखना है। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और जल के भी कितने अनुभाग लेते हैं, तो 6 अनुभाग लेते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। हाँ, तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन ए 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखना है। कारण नीचे दी गई तालिका गर्भनिरोधन की 4 विधियां और उसके कार्य के तरीके को दर्शाती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प इसको सही सुमेलित करता है। चलिए, तो विधि का यहाँ पर जो इसका राइट आंसर देखना है। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है, आप सही से जब इसका मिलान करेंगे 25 का, तो राइट आंसर जो इसका निकलेगा वो ऑप्शन डी सही निकलेगा। ठीक है, यानी एक का 4 होगा, दूसरे का 3 होगा, तीसरे का 2 होगा और चौथे का 1 होगा। ये इस प्रकार का सीरीज बनेगा। तो ये आज हमने साइंस का पहला सेट देखा। आपको निरंतर इसका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक जो है वो डेली मिलेगा। तो अगर आप रेलवे में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कोई भी एग्जाम देंगे, वहां पर आपसे साइंस का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए इन सभी प्रश्न को आप लोग जरूर करके जाइएगा। आप देखेंगे एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलने वाला है, क्योंकि अब रेलवे के एग्जाम में साइंस का नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपने अभी देखा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, आगे भी इसी प्रकार का पूछा जाएगा। तो आप लोग एक एक सेट जैसे जैसे होगा बिल्कुल आप लोग याद करते चल जाइए। आप देखेंगे रेलवे की एग्जाम जब आएगी तो वहां पर आपका साइंस का क्वेश्चन 100% बनेगा, छूटने की संभावना बहुत बहुत कम होगी। तो बस यही हम कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।